कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और मैं अपने काम में लगा था और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था शादी करने में। तो उसको लेके फैमिली के साथ मेरे काफ़ी बहस उज्जत होती थी, अनबन होती थी। तो इसलिए मैं फैमिली से दूर रहने लगा था, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठता तो लड़ाई झगड़ा होता और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर मैं फैमिली से दूर भी जाने लगा था। और तब उन लोगों ने ये कहा कि ये पागल हो गया है। और फिर डॉक्टर ने जब ऐसी बात की तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और मुझे हर चीज़ सहनी पड़ेगी। लेकिन उस दिन भी मैंने उन लोगों को कहा था कि मैं एक चींटी हूँ। मेरे सिस्टर निखत और संतोष हेगड़े को मैंने कहा था कि मैं चींटी हूँ इस वक्त, लेकिन एक दिन आएगा जब चींटी भी हाथी को मार गिराएगी, और शायद वो दिन आज आ गया है। मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मैंने बहुत सहा उनकी और उनके टॉर्चर को सहा मैंने। बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था मेरे लिए। यहाँ अहमदनगर में एक मैंने ज़मीन भी देखी थी और वहाँ गोट फार्म स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था और कुछ लोगों को मिल रहा था उसके लिए। तो वो सब काम चल रहा था। सडनली आमिर ने मुझे 2007 में बुला के दोपहर को, डॉक्टर हरी शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है, अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है। अब सिग्नेटरी राइट्स वो होता है कि आपका पूरा हक एक इंसान का छीन लिया जाता है और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का, और आपका अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, ज़ीरो। मतलब आप एक आदमी हैं, आप जी रहे हैं, लेकिन आप कुछ काम काज नहीं कर सकते, कोई चेक साइन नहीं कर सकते, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो मुझे जब ये पता चला, मैं उनको तो हाँ हाँ बोल रहा था कि मैं जाऊंगा और डॉक्टर और जज के सामने बोलूँगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग माई डिसीजंस। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फ़ैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की ज़रूरत है। तो उस वक्त तो मैं हाँ हाँ बोल रहा था उनको कि हरी शेट्टी को और आमिर को कि हाँ मैं जाऊंगा और सब करूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाऊं। बड़ी सॉरी आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ द रेन्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल फॉर कमिंग। दिस माइक इज हियर, दिस इज आवर माइक। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक्स। आवाज़ नहीं आ रहा है? फ्रॉम द माइक। हाँ, माइक से आए। लेट द माइक बी ऑन, लेट द माइक बी ऑन। Good evening everybody, thank you for coming. It's been raining but so kind of you that you all could come, and I'm sorry I've got late because of the rains. हाँ अभी ऑन है, हाँ अभी ऑन है। Thank you, thank you. Good evening everybody, thank you for coming. It's been a rainy day, I got late so I'm very sorry, and I had to pick up Mr. Vanjara Saab, and he would also like to speak and address this meet. We are all gathered here today. I am here today to announce that I have severed all ties with my family and I don't want anything to do with them. I don't have anything to do with them. They have been torturing me for years, and I was taking what was just coming to me. As you all know, everyone knows that a court battle was fought, which I won in the year 2008, 16th Feb to be precise. And well, life has been a hell since 2005, because that was the time when Amir, my brother, forcefully caught me and kept me under house arrest and gave me forced medications. So all that I have been through. Well, I will at Cozy Nursing Clinic, yeah, I was caught and put over there for 19 days. Anyway, the details Vanjara Saab will share with you. This is Mr. Vanjara Saab. He is my lawyer and my father's friend and advocate. Mr. Vanjara Saab will... I was looking after that case right from 2008. And being a father friend, he requested me to appear in that case and fight for the custody. Because Amir Khan Sahab, Amir was asking his custody, and we were fighting that case for practically about
12 years, 12 years, 5 months. 5 months. 5 months. 5 months. 5 months. हाँ ये माइक. And then finally the custody was given to, Tahir Hussain Saab, and then afterward court has allowed the custody to Tahir Hussain Saab, and then afterward he requested that you should go and take the certificate from the JJ hospital. And even JJ hospital also, Mr. Faisal Khan was for 21 days. 21 days. Around 20 Around days. 21 days. And thereafter, from JJ hospital also, the clean sheet has been given, and that he is not suffering from schizophrenia. That is the only thing was there, and that was their case only, that he is mad, he is not keeping well, and that's why he has been locked up in Cozy Home for a long time. Cozy nursing home. Cozy Nursing Home. That was the But इससे पहले Dr. Harish Shetty. हाँ बंजारा साहब, इससे पहले इससे पहले जो हुआ था ना, जो मुझे आमिर ने फोर्सफुली लेके गया था। मेडिकेशंस दिए 2005 में, और 2005 जब आपके आने से पहले भी. Yes. आप तो 2008 में अब्बाजान के साथ आए थे कोर्ट में, तो वो आपने लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ हुआ था, मेरा जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया, कोजी नर्सिंग होम में बंद किया, डॉक्टर हरीश शेट्टी ने वहाँ मुझे एग्ज़ामिन किया, और उनका पहला लाइन था डॉक्टर हरीश शेट्टी का कि इसकी गुर्मी निकालनी है. नाउ गुर्मी इज़ अ मराठी स्लैंग, एंड दैट मीन्स कि डॉक्टर हरीश शेट्टी वांटेड टू रिमूव माय प्राइड, रिमूव माय ईगो, एंड मुझे शौक हुआ कि कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है. एंड फ्रॉम देन ऑन आई न्यू कि ये मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है. और मेरी बहन निखत हेगड़े, संतोष हेगड़े और मेरे अंकल इम्तियाज़, वो उस वक्त वहाँ डॉक्टर के सामने थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं डॉक्टर को कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो. और फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा, और पुलिस के साथ आए थे आमिर 2005 में मेरे घर पे, जो उनका ही घर है असल में, बेला विस्टा में. और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे साइकेट्रिस्ट के पास तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा और तुमको ज़बरदस्ती लेके जाया जाएगा मेंटल इवैल्यूएशन कराने के लिए. तो मैं तो शॉक में भी था, और मैंने आमिर को उस वक्त बोला कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुमको मेंटल इवैल्यूएशन करना ही था तो मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं तो तैयार था. और मैं उस वक्त उनके साथ चला गया कोजी नर्सिंग होम में वहाँ, और उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरे अंकल इम्तियाज़ ने मेरा फ़ोन ले लिया, और मैं बिल्कुल लाचार था, हेल्पलेस था, और उनके मर्सी पे था आमिर खान और फैमिली के. और फिर डॉक्टर ने जब ऐसी बात की तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और मुझे हर चीज़ सहनी पड़ेगी. लेकिन उस दिन भी मैंने उन लोगों को कहा था कि मैं एक चीटी हूँ. मेरे सिस्टर निखत और संतोष हेगड़े को मैंने कहा था कि मैं चीटी हूँ इस वक्त, लेकिन एक दिन आएगा जब चीटी भी हाथी को मार गिराएगी, और शायद वो दिन आज आ गया है. मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, और मैंने बहुत सहा उनकी, और उनके टॉर्चर को सहा मैंने. बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था मेरे लिए. तो ये 2005 में मुझे पहले कोजी नर्सिंग होम में बंद किया गया, ज़बरदस्ती दवाएं दी की गलत सलत, और फिर 19 दिन के बाद मुझे आमिर के घर पे कैद कर दिया गया, जहाँ रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते थे, और मुझे ज़बरदस्ती दवाएं दी जाती थी. और जब मैंने कोजी नर्सिंग होम में भी कहा था कि मुझे दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है, तब भी मुझे फोर्सफुल मेडिकेशन दिया. एक ड्रग का नाम है सेरेनेस, जो उसका टेस्ट भी नहीं आता है, और वो कलरलेस भी रहती है, वाटर के कलर की रहती है. तो वो बॉडीगार्ड सब लोग मुझे वो दवाई देते थे, पानी में इंजेक्शन के थ्रू बॉटल में डालते थे, और मुझे पानी और खाना तो खाना ही था ज़िंदा रहने के लिए. तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं 20-20 घंटे सो रहा हूँ,
तो मैंने मेरी सिस्टर को बुला के कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे दवाइयाँ दे रहे हो चुपचाप, तो मैं ये ओवरडोज हो सकता है एंड आई कैन लूज़ माई लाइफ, मैं अपनी जान खो सकता हूँ। तब मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया और दिक्कत को रिक्वेस्ट किया कि मैं जो आप लोग दवा मुझे फोर्सफुली दे रहे हो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे ओवरडोज हो जिससे मेरी जान को ख़तरा था। तो ये सब टॉर्चर हुआ। फिर आमिर के घर पे मुझे 1 साल बंद किया गया ज़बरदस्ती, और दवाएं तभी भी चालू थी। तो फिर मेरा वज़न भी बढ़ते जा रहा था, 103 किलो हो गया था मैं। और फिर 1 साल के बाद मैंने आमिर को कहा कि आप लोग ने कहा था कि 1 साल के लिए आप लोग ने कहा था कि आप लोग मुझे कैद करेंगे, तो अब 1 साल हो गया है, 2006 का वक्त था वो। और मैंने बोला कि मुझे फिर से जो आपका दूसरा घर है जहाँ मैं रहता था, जहाँ आप लोग ने मुझे फोर्सफुली पिकअप किया था बेला विस्टा में, वहाँ भेजा जाए। तो आमिर ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उन्होंने कहा, क्योंकि 1 साल में मैंने कुछ ऐसे ही उनको मौका ही नहीं दिया था कुछ मेरे अगेंस्ट कहने का करने का। तो 1 साल के बाद मुझे घर जाने दिया वापस। और फिर 2007 में फिर सब ठीक चल रहा था। मैं कुछ गोट फार्म स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसके यहाँ अहमदनगर में एक मैंने ज़मीन भी देखी थी और वहाँ गोट फार्म स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था, और कुछ लोगों को मिल रहा था उसके लिए। तो वो सब काम चल रहा था। सडनली आमिर ने मुझे 2007 में बुला के दोपहर को, डॉक्टर हरी शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है, अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है। अब सिग्नेटरी राइट्स वो होता है कि आपका पूरा हक एक इंसान का छीन लिया जाता है और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का, और आपका अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, ज़ीरो। मतलब आप एक आदमी हैं, आप जी रहे हैं, लेकिन आप कुछ कामकाज नहीं कर सकते, कोई चेक साइन नहीं कर सकते, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो मुझे जब ये पता चला, मैं उनको तो हाँ हाँ बोल रहा था कि मैं जाऊंगा और डॉक्टर और जज के सामने बोलूँगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग माई डिसीजंस। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फ़ैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की ज़रूरत है। तो उस वक्त मैं हाँ हाँ बोल रहा था उनको कि हरी शेट्टी को और आमिर को कि हाँ मैं जाऊंगा और सब करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाऊं। और तब मैंने फ़ैसला किया घर जाकर कि मैं घर छोड़ दूंगा, और मैं घर से निकल गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मेरी फैमिली को मुझे टेक ऑन करना पड़ेगा। मेरी फैमिली मेरे ख़िलाफ़ है और मुझे अपनी फैमिली के सामने लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और तब मैंने फ़ैसला लिया घर छोड़ने का, और मैं अपने दोस्त एक इंस्पेक्टर हैं मिस्टर सनके, उनको मिला और उनसे मैंने राय ली कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर जुल्म कर रही है। उनको सारा मामला मैंने बताया। तो मिस्टर सनके ने कहा कि आप जाइए और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप को इवैल्यूएशन कराइए। और सनके ने कहा आप तैयार हैं कराने के लिए? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल कराऊंगा इवैल्यूएशन मेंटल, क्योंकि अगर मैं सच में पागल हूँ तो मुझे फैमिली के पास जाना चाहिए और फिर मैं जाऊँगा। तो मैंने KEM हॉस्पिटल में जाके बहुत मुश्किलों से मैंने टेस्ट दिया, क्योंकि जब आप जाते हैं, कोई इंसान जब जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करने को, तो आपको वो बग़ैर एक फैमिली मेम्बर के टेस्ट भी नहीं करते। तो फिर मैं फंस गया फिर से, क्योंकि कोई सब फैमिली मेम्बर्स मेरे ख़िलाफ़ थे। तो फिर मैंने कैसे भी अब्बाजान को कांटेक्ट किया, और अब्बाजान ने कहा कि मैं तुमको एक लेटर दे सकता हूँ कि तुम नॉर्मल हो और तुम्हारी जांच की जाए। तो वो लेटर के बेसिस पे मेरा टेस्ट हुआ KEM हॉस्पिटल में। ये 2007 की बात है, 2007 अक्टूबर। और फिर मेरे इंस्पेक्टर दोस्त जो थे सन के, उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन के लिए ज़रा गायब हो जाइए जब तक ये रिज़ल्ट्स नहीं आते, और जब ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे तो आपको कोई कैद नहीं कर सकेगा, आमिर फैमिली आपको कोई ख़तरा नहीं रहेगा उनसे। तो आप ये रिज़ल्ट्स आने का तक आप गायब हो जाइए। तो उस वक्त मैं खंडाला चला गया था, और पता नहीं कैसे भी, पता नहीं फैमिली को कैसे पता चल गया, और उन्होंने पुलिस भेजा मुझे अरेस्ट करने खंडाला में। और जब पुलिस बीच रात में आई खंडाला, तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग क्यों, उन्होंने बोला आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ।
हम खार पुलिस स्टेशन से हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन पुलिस को मैंने ये पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। पुलिस जब ही पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया हो। तो मैंने पुलिस को क्वेश्चन किया कि आप मुझे किस सिलसिले में पकड़ रहे हैं, आपके पास वारंट है क्या है, आप किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मदर और सिस्टर ने एक कंप्लेंट डाली है पुलिस स्टेशन में कि आप सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, आप डेंजरस टू सोसाइटी हैं और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब झूठी बातें हैं। तो उन्होंने बोला खैर आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे उनके साथ चलना पड़ा क्योंकि वो होटल वाले ने भी बोला मुझे कि हम आपको रहने नहीं देंगे। तो ये सब हुआ बीच रात में खंडाला में, और मैं पुलिस के साथ मुझे आना पड़ा। पुलिस को तो ऑर्डर मिला था कि कैसे जैसे तैसे भी फैसल को पकड़ के लेके आओ। तो पुलिस भी लाचार थी, उन्होंने मुझे मजबूर थी और उनको ऑर्डर दिया गया था कि फैसल को पकड़ के लेके आओ जहाँ से भी। तो ऐसा हुआ और मुझे पुलिस के साथ जाना पड़ा और फिर मेरा फ़ोन ले लिया गया। मैं खार पुलिस स्टेशन में सो गया और जब सुबह उठा तो मुझे मेरा फ़ोन मिला क्योंकि इंस्पेक्टर सनके ने जो खार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, उनको फ़ोन करके कहा कि इनको फ़ोन दे दो वापस फैसल को। तब मुझे मेरा फ़ोन मिला और मुझे पता चला कि मुझे कोर्ट में लड़ना है केस। अभी मेरी मदर जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ने केस डाल दिया है आपके ऊपर, तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। तो तब मैं फ़ोन खोल के मैंने जो ABCD ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया और मैंने फ़ोन लगाया अब्दुल रहमान को, जो देवनार चेंबूर में स्लॉटर हाउस में वो कुछ प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो वो मेरे साथ गोट फार्मिंग का जो मैं खोलना चाह रहा था फार्म, वो उसमें इन्वॉल्व थे और वो मुझे गाइड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ वक्त मेरे साथ बिताया था उस वक्त। तो उन्होंने जब सुना कि मेरे ऊपर केस आ गया है तब मैंने उनको बोला कि मुझे एक वकील की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं आपको मिलता हूँ 10 बजे इधर बैंड्रा ईस्ट के कोर्ट में और एक वकील के साथ मिलता हूँ। तो तब जाके एक वकील मिस्टर ऐसे वासिद आए, उन्होंने मेरा केस टेक ऑन किया और फिर जब मैं कोर्ट में गया उस वक्त पेश हुआ तो मुझे पता चला कि आई नीड सम पर्सन टू स्टैंड अ गारंटी फॉर मी। तो खैर कैसे तैसे भी करके मैंने एक इंसान आए जो मेरे लिए खड़े हुए गारंटर, और तब तब वकील साहब ने जज साहब ने मुझे भेजा जे हॉस्पिटल में फिर से टेस्ट करने। वो तो बोल रहे थे कि तुम्हारी फैमिली तो बोल रही है कि तुम स्किज़ोफ्रेनिया हो, लेकिन जज साहब ने बोला हम भी कोर्ट भी देखना चाहेगा ना कि तुम पागल हो कि नहीं। तो मेरा जे हॉस्पिटल में मुझे फिर से 20 दिन के लिए रखा गया, लगभग 20 दिन, और वहाँ मेरा पूरा टेस्ट हुआ। वो फिर कोर्ट केस लड़ा गया। फिर वंजारा साहब भी मुझे मिलने आए मेरे डैडी के साथ जे हॉस्पिटल में। वहाँ मैं उनको पहली बार मिला और मेरे डैडी ने कहा कि ये लॉयर हैं मिस्टर वंजारा एडवोकेट, और ये तुम्हारा केस भी लड़ेंगे, मेरे साइड से खड़े रहेंगे, मतलब अब्बाजान के साइड से। और तब कस्टडी बैटल शुरू हुई। आमिर चाहते थे कि वो मेरी कस्टडी ले, आमिर और फैमिली चाहती थी कि वो मेरी कस्टडी लें और मुझे फिर से दवाइयाँ खिलाएं। लेकिन क्योंकि वंजारा साहब थे और अब्बाजान मेरे लिए खड़े हो गए थे, तो जज ने जो नेचुरल गार्डियन होता है फादर, उनके फेवर में डिसीजन दिया और मुझे कस्टडी मेरे फादर को मिली। और जज साहब ने ये भी कहा, मैंने आप लोग को एक वर्डिक्ट भी दूंगा जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो आप लोग उसके थ्रू जा भी सकते हैं कि जज के कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, मैं केस जीता। और जज साहब ने मुझे एक तो टेस्ट कराया जे में, और फिर मुझे कुछ कंडीशंस रखी थी कि मैं रोज़ जाके पुलिस स्टेशन में हाज़िरी दूं, और जो भी जज साहब ने कहा था मैं पूरा उसके ऊपर मुकम्मल उतरा और मैं सब करते गया। और फिर जब अब्बाजान के ऊपर प्रेशर पड़ा मॉनिटरी, तो अब्बाजान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उनका पैसा पानी बंद किया गया फैमिली के थ्रू। तो ये सब हुआ और अब्बाजान ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन ऊपर वाला है
तो जज साहब ने बोला कि मैं आमिर को कस्टडी नहीं दूंगा, मैं फैसल को छोड़ दूंगा टू लिव अ लाइफ। तो जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि पर्पसली ही लेफ्ट मी अलोन टू सी हाउ आई रिएक्ट इन सोसाइटी एंड हाउ आई डील विद सोसाइटी। तो ये जज साहब का बहुत अच्छा एक फैसला था और उन्होंने मुझे जीने दिया। मैं जी रहा था, तब तक केस भी चल रहा था, मैं सब सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा था, उसका प्रूफ मैं जज साहब को दे रहा था हर हियरिंग पे कि मैं मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और फिर केस चला और फिर 4 महीने के बाद फेब 16 को मुझे वर्डिक्ट दिया गया। जज ने कहा कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू कैन लिव योर लाइफ फ्रीली एज अ इंडियन सिटीज़न एंड यू डोंट हैव पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। और ये सब करके मुझे एक क्लीन चिट मिली, मैं केस जीत गया, केस मेरे हक में गया और तब मैं अपने कामों में फिर से लग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी। और जो मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत टॉर्चर सहना पड़ा इस दौरान। फिर मैं घर से बाहर रहा और बस ज़िंदगी चलती गई। मैं अपने काम काज में व्यस्त हो गया, बिज़ी हो गया, काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा था, मैं कैसे जी रहा था। तो मेरी कुछ पॉलिसीज़ थी, LIC पॉलिसीज़, PPF फंड जो मैंने तोड़ा। फिर एक शख्स थे हारून भाई जिन्होंने मुझे जिनको मेरी कहानी पसंद आई, उन्होंने मुझे साइन कर लिया था उस वक्त एक पिक्चर के लिए। तो वहाँ से पैसा आया। जो ज़मीन मैंने ख़रीदी थी उस वक्त गोट फार्म के लिए अहमदनगर में, मैंने वो डील कैंसिल की, वहाँ से थोड़ा पैसा आया। एक बिग बॉस करके एक शो है जो मुझे बहुत लेना चाह रहा था उस वक्त, तो उनसे थोड़ा साइनिंग अमाउंट मिला मुझे। मैं शो में तो गया नहीं लेकिन साइनिंग अमाउंट मुझे मिला करीब 4 लाख उस वक्त। तो ये सब से मेरा गुजारा चल रहा था, मेरा गुजर चल रहा था और मैं एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी रहा था। तो ये सब मामले चले और फिर ज़िंदगी चलती गई। और फिर मैंने आमिर को एक बार जाके बोला कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद, कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा है क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं मैं पागल हूँ। तो एक नॉर्मल इंसान को काम मिलना कितना मुश्किल होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक पागल इंसान को कौन काम देगा। तो आमिर ने मुझे बोला ठीक है। मैंने बोला अभी तुमको मुझे रखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट डॉक्टर की नौकरी दी 30,000 महीने पे और मैं अपना काम कर रहा था और चला रहा था अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी। तो इस हिसाब से ज़िंदगी चलती गई। लेकिन आज तक भी दुनिया को कुछ डाउट है कि मैं शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मुझे आज तक वो झेलना पड़ता है वो समाज के सामने और मुझे काम मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने आगे चलकर एक फ़िल्म भी की, चिनार दास्तान-ए इश्क, जिसमें मैं लीड रोल था। वो 2015 में रिलीज़ हुई और मैं कहानियों पर काम कर रहा था, मैं लिख रहा था। फिर बाद में एक पिक्चर मेरे और बनी, डेंजर अहेड करके, जिसके डायरेक्टर थे फैसल सैफ, लेकिन वो गुजर गए और पिक्चर अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई। तो फैसल सैफ ने वो पिक्चर, मैंने शूटिंग कंप्लीट कर दी है वो पिक्चर की, उसका पोस्ट प्रोडक्शन थोड़ा बाकी है, लेकिन वो पिक्चर भी रेडी है। इस बीच में मैंने सोचा कि दुनिया जो भी सोचती है मेरे बारे में कि मैं मेंटल इंसान हूँ, मैं पागल इंसान हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने काम से प्रूव कर दूंगा कि मैं क्या हूँ। तो इस बीच में मुझे मौका मिला और मैंने फैक्ट्री पिक्चर डायरेक्ट की, उसमें एक्ट भी किया और उसमें गाना भी गाया, उसमें राइटिंग में भी इन्वॉल्व था। प्रोड्यूसर्स भी नए थे वो प्रोजेक्ट के, फैक्ट्री पिक्चर के, तो मैं प्रोडक्शन के भी डिसीजंस लेता था। तो पूरा भार फैक्ट्री का मेरे ऊपर आ गया था। मैंने एक पिक्चर बना दी फैक्ट्री, उसको रिलीज़ भी कर दी ऊपर वाले की मर्ज़ी से। और यही मैंने चाहा कि दुनिया ये देखे कि अगर मैं वाकई एक पागल इंसान हूँ तो मैं एक पिक्चर कैसे बना सकता हूँ, इतना मेहनत करके, उसमें एक्ट भी करके, डायरेक्ट भी करके। उसमें प्रेशर बहुत था मुझे क्योंकि मैं दोनों काम संभाल रहा था। लेकिन मैंने कहा कि चलिए मैं अपने काम से ही प्रूव करूँगा कि मैं पागल हूँ या नहीं हूँ। तो ये सब काम चलता गया। और अब जब एक इंटरव्यू आया, तो ये तो 2021 की बात थी, वो पिक्चर भी रिलीज़ हो गई फैक्ट्री। अब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे थे लॉकडाउन में जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। तो मैंने एक इंटरव्यू दिया पिंक विला में।
और वो इंटरव्यू के बाद फैमिली वाले नाराज़ हो गए मुझसे, और मैंने इंटरव्यू को इसलिए नहीं रोका, मेरे सवाल पूछने से जो वो मेरे फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे सच को बाहर लाना था और मैं एक सच्चा इंसान हूँ। तो जो भी हुआ, क्योंकि मैं क्यों छुपाऊँ, अगर सामने वाला जर्नलिस्ट मुझसे सवाल पूछ रहा है तो मैं जवाब दूंगा, मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। तो अगर मैं ऐसे बोलूँगा मतलब मैं कुछ छुपा रहा हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ छुपाऊँ और लोगों से लोगों को रूबरू ना करूँ मेरे साथ क्या हुआ है। तो जो सवाल पिंक विला के एंकर अविनाश ने मुझसे पूछा तो मैंने उसका सही जवाब दिया, सच्चा जवाब दिया। वो फैमिली वाले को अच्छा नहीं लगा, वो लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे तोहमत लगाई कि मैं मिसलीड कर रहा हूँ मीडिया को, पब्लिक को, और उन्होंने और भी मुझ पे इल्ज़ाम डाले। सारे फैमिली वाले मेंबर्स ने साइन किया वो लेटर बोलिए या इंटीमेशन बोलिए, प्रेस को जो उन्होंने दिया था कुछ दिनों पहले। तो मैंने फिर उसका जवाब ये दिया कि मैं फैमिली से अलग हो रहा हूँ और मैं ऐसी फैमिली में चाहता नहीं जो मुझे नुकसान पहुँचा रही है, जो मुझे हार्म कर रही है और मुझे बार बार रोक रही है आगे बढ़ने से। तो इससे बेहतर मैंने ये समझा कि मैं फैमिली से ही अलग हो जाऊं और दूर हो जाऊं। तो इसलिए मैंने पब्लिक नोटिस जारी की न्यूज़पेपर्स में, जिसमें ये कहा है कि मैं अपने फैमिली से दूर हो रहा हूं, अलग हो रहा हूं, और मैं अपना फ्री ज़िंदगी बग़ैर किसी प्रेशर के मैं जीना चाह रहा हूं। तो ये पूरा हुआ है और इसलिए मैं अपना हक, अपना पहलू सामने रख रहा हूँ आप लोग के सामने, मीडिया के सामने, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या गलत हुआ। तो दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। उससे पहले वो जो आपने ताहिर हुसैन साहब का वो जो बीमारी हुई थी और वो हॉस्पिटल में, आप बताइए। बिफोर दैट, इसको ऐसे Before that, Mr. Tahir Hussain was in Leelavati Hospital. He asked me, Mr. Vanjara, I want that Mr. Santosh Hegde and other person, that is Nikat, should not come to me in the hospital. I don't want to see them, their faces, and want to take off anyone advice. You please see that they should not come. That was the person, Santosh Hegde and the Nikat, as they were involved with the family members and teaching them bad things and putting the bad things in the Amir ears. So it's what he wanted, that they should not come to in the hospital. But according to me, being an Amir, though he is an intelligent person, make a good film also, and he came under their impressions and listened to them, especially Santosh Hegde and Nikat. That is the only thing I want, and I want to request you that accordingly, on the point of now that Mr. Harish Shetty, he is a renowned psychiatrist. I will be seeing that on that point, and will be writing to the medical council that his license to be cancelled as a doctor. That is our request. That is, I am telling on behalf of Mr. Faisal Khan. That we will be doing, and after that, after the public notice, we wanted to file a writ petition in the Honorable High Court after the 30 days of the public notice, and accordingly, notice will be issued to them, and in that writ petition, they have to file their affidavit. There is no alternative. They have to come out openly and say that. And once we'll get the writ petition filed in the High Court, then we'll get, inshallah, good order accordingly, which we have got from
earlier from the Bandra 9th Court on 16 to 2008. I think so, 16 to 2008. Feb 16th, 2008. 16 to Yeah, yes, Feb 16, 2008. And I have got the copy of that also. इनको भी कॉपी दी जाएगी And सब। I'll be giving this copy to everyone. दूसरी That is बात यह है कि एक पॉइंट में आप लोग एक को और बताना, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इन बिटवीन मिस्टर ताहिर हुसैन साहब was very much sick. Tahir Hussain Saab very much sick. या मैं पकड़ता हूँ। Tahir Hussain Saab very much sick, and then he was not able to control his urine. So Amir Khan and Nikat and Santosh Hegde forced Mr. Tahir Hussain Saab that you first give. There was one woman to whom he has got married earlier, that is Mrs. Shahnaz. She was a bori. You give divorce to her, and then only we'll take you to the hospital, and then we'll see that your medical treatment will be given. That is a very bad thing which I came to know afterwards, but because I was not involved in the family matters and all these things, but I came to know in the last time from the mouth of the Mr. Nasir Hussain Saab. That is the only thing. And I asked him that you married Mr. Shahnaz, so what was your mahar and iddat amount? Whether you have paid or not. So bole, no, I have not paid. That is a pressure, and that was these things on my head which I have to do it. But unfortunately, he could not do it. That is the only thing. And then after High Court filing in the petition in the Honorable High Court, then accordingly we'll move to the Medical Council to cancel the license of Mr. Harish Shetty, who is a renowned psychiatrist. That is my humble thing which I want you people to mention in your press conference. Thank you. और दूसरी बात यह है कि आप लोग पूछेंगे कि फैमिली ऐसे ही क्यों टॉर्चर करने लग गई। तो जो मेन मुद्दा था, मेरा एक डाइवोर्स हो चुका था। मेरा एक शादी हुई थी 2002 में एक लड़की के साथ, और 2002 जनवरी में मैं उनको मिला था, वो लड़की को। फिर अगस्त में मेरी शादी हुई और दिसंबर 2002 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो तब से मेरा फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं फैमिली में, मेरी मदर की फर्स्ट कज़न, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो उन लोग ने उस वक्त से मुझ पर प्रेशर डालना शुरू किया, और वो प्रेशर डाल के उस वक्त से उन्होंने मुझे प्रेशर डालना शुरू किया कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और मैं अपने काम में लगा था और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था शादी करने में। तो उसको लेके फैमिली के साथ मेरे काफ़ी बहस उज्जत होती थी, अनबन होती थी। तो इसलिए मैं फैमिली से दूर रहने लगा था, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठता तो लड़ाई झगड़ा होता, और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर मैं फैमिली से दूर भी जाने लगा था। और तब उन लोगों ने ये कहा कि ये पागल हो गया है, क्योंकि मैं फैमिली को नहीं मिल रहा था। मैं पूरी दुनिया में उठ रहा था, बैठ रहा था, लोगों को मिल रहा था, सिर्फ फैमिली से अलग था। तो फैमिली को ये गुस्सा आ गया कि, और मदर को गुस्सा आ गया कि वो मैं मेरी आंटी से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये सब शुरुआत होने की। नाउ आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। वी आर ओपन फॉर Q&A। अब ये जो सवाल पूछेंगे, कौन सा भाई?
फैसल जी, आप लोगों ने साथ में काम किया था, आपने और आमिर ने। जी। उस वक्त तक क्या सब सही था, और क्या उसके बाद से चीज़ें गड़बड़ होने लगी? क्या आपने रियल रीज़न पूछा कि यही रीज़न जो आपने बताया यही था, कि इसके अलावा भी नहीं, कुछ और इसके reason? अलावा भी रीज़न हो सकता है कि आमिर ने, जब मेरी पहली पिक्चर मधोश बन रही थी 1992 में शूटिंग शुरू हुई थी, अब्बाजान ने वो प्रोड्यूस किया था मेरे लिए, डैडी ने। तो आमिर ने उस वक्त भी मेरी पिक्चर की कहानी नहीं सुनी थी जब हम लोगों ने शुरू किया था। तो पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीडिया में कि आमिर की जेलसी उस वक्त से थी तुम्हारे साथ। तो शायद वो जेलसी बढ़ते बढ़ते उसका ये रूप हो गया कि मेला के बाद जब मेला रिलीज़ हुई तो मतलब मेरा काम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को। तो ये लोग मुझे कहते हैं आज तक कि तुमने ज़्यादा अच्छा, तुमने बेस्ट काम कर दिया मेला मूवी में। तो शायद आमिर को और भी जेलसी बढ़ गई होगी, क्योंकि मेला के परफॉर्मेंस के बाद ही आमिर ने मुझे बोला कि फैसल तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तुमको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। तो ही वॉज नॉट इनकरेजिंग एट दैट टाइम। तो मे बी व्हाट आई हर्ड दैट ही वॉज जेलस एंड ही वॉज, कुछ सिबलिंग राइवलरी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। एंड कुड बी पॉसिबल, यस। नेक्स्ट। सर, आपने पब्लिक नोटिस में लिखा है कि आई डोंट एक्सेप्ट एनी मंथली अलाउंस फ्रॉम आमिर या आफ्टर, पर अभी जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला तो आपने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि आपको कोई मेंटेनेंस या अलाउंस उनकी तरफ से मंथली मिल रहा है। जी, ये अच्छा सवाल आपने पूछा। नहीं, मुझे एक मेंटेनेंस मिलता था जब मैं घर वापस लौटा। तो पहले तो मुझे 30,000 पगार मिलती थी, जो मैं स्क्रिप्ट डॉक्टर था मैं, तो तब मिलती थी। फिर आमिर ने एक दिन मुझे बुला के बोला कि फैसल मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ, तो नो नीड टू कम टू द ऑफिस। तो मे बी ही फेल्ट आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड इनफ और वॉट एवर। तो शायद उन्होंने वो कदम उठाया। तो अब मेरे पास पैसा कहाँ से आए, क्योंकि दुनिया तो अभी तक मुझे पागल समझती है, तो कौन काम देगा। तो फिर मैंने आमिर से बहस उज्जत की एक दिन, और मैंने बोला कि यू हैव टू गिव मी अ मंथली सस्टेंस टिल आई डोंट स्टैंड ऑन माई 2 feet, बिकॉज तुम्हारी वजह से मैं पागल करार किया गया हूँ। तो उन्होंने अग्री किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मंथली तुमको अलाउंस दूंगा। तो वो अलाउंस तय हुआ, तो मुझे मिलता था। तो अब जब मैंने घर छोड़ दिया, जब मैंने पब्लिक नोटिस जाहिर की, तो मैंने ये फैसला लिया है कि ना मैं उनके घर में रहूँगा और ना मैं उनसे मंथली मनी लूँगा। जो है ऊपर वाला देगा। मैं मेहनत करूँगा, मैं अपना जो भी मैंने सीखा है फिल्म लाइन में, मैं एक पिक्चर डायरेक्ट भी कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। और मैंने एक नए प्रोजेक्ट पे भी काम की है, कुछ एक्टर्स को भी हम लोग ने सुनाए हैं कहानी, जो अभी मतलब 14 एक्टर्स हमारे लिए राज़ी भी हो गए हैं। तो मैं अपना खुद मेहनत करूँगा, और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मैं पिक्चर भी डायरेक्ट करूँगा और एक्टिंग भी कर सकता हूँ। कुछ रोल्स ऑफर होंगे तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग। एक और पॉइंट, तो अभी मैं पैसा नहीं लूँगा आमिर से, ना उनके घर में रहूँगा। एक और पॉइंट था कि आपने कहा कि मुझे बिग बॉस का साइनिंग अमाउंट मिला था। जी। एंड वी ऑल नो कि आमिर एंड सलमान आर बोथ इन गुड टर्म्स। तो Right. क्या वजह थी कि साइनिंग अमाउंट मिलने के बाद भी आप बिग बॉस हाउस में? हाँ, तो उस वक्त भी बिग बॉस का जो मुझे मिला था साइनिंग अमाउंट, सडनली मुझे निकाल दिया गया वहाँ से। तो मुझे पता चला कि आमिर ने कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए, और उनकी वजह से ही मुझे निकाला गया। जब उनको पता चला कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा उस वक्त, और मैं सब दुनिया के सामने अपना जो भी पेश करूंगा, जो आज मैं पेश कर रहा हूं, तो वो डर गए और उन्होंने मुझे बिग बॉस से निकाल दिया। तो ओनली ही कुड हैव यूज्ड हिज पुल एंड पावर टू रिमूव मी फ्रॉम बिग बॉस, वरना मैं वो शो भी करता। और कुछ मेरा सवाल आपसे, जिस तरह से फॉल्स एलिगेशन और चार्जेस लगाए गए हैं फैसल पर थ्रू हिज फैमिली, और अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया है उनको, बट कोर्ट के वर्डिक्ट ने उनको फ्री और फिट एंड फाइन कर दिया है। बट अगर आगे जाकर ये अगर केस फाइल करते हैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट, तो व्हाट विल बी द पनिशमेंट टू दिस फैमिली? There is no punishment. We cannot say. She is asking about the writ petition, I think. What is the consequences of the writ petition? Consequences, yes. Consequences of the writ That will petition. be filing in the writ petition in the Honorable High Court, and they have to file their reply after notice to them. And that is the only thing. Then we'll come to know that what is the reply incoming.
So what was their real intention? What was their real intention? You will come to know when they file the reply. But उससे कुछ consequence नहीं होंगे ना, उससे मतलब वो जेल वेल नहीं जा सकते ये लोग. फेस नहीं करेंगे consequences if नहीं. family जिस तरह Just to get my Only freedom. thing that we'll get the order from the High Court or in the writ petition that henceforth they should not, Mr. Interfere. Amir, Santosh Hegde, Nikat and other people should not interfere in the life of Mr. वो Faisal एक Khan. लीगल, देखिए जैसे मैंने एक पब्लिक नोटिस जाहिर किया तो ये लीगल नहीं था, ये मेरी तरफ से एक नोटिस जाहिर किया गया था, लेकिन रिट पेटिशन लीगली कटिंग होगा, उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, मतलब उनको ना कुछ सज़ा होगी ना कुछ होगा, लेकिन दैट विल बी अ लीगल स्टेप दैट आई एम कटिंग ऑल टाइज एंड यू कांट इंटरफियर इन माई लाइफ. And from the higher court we'll get the order after public notice. But there is no precedent कि जो past में आपके साथ हुआ उनके लिए punishment मिला उन्हें. क्योंकि आपके फादर ने तो आपको फिट एंड फाइन डिक्लेयर जी, किया था, जी. आपको भी मेडिसिन दिए गए थे, आपको पागल करार दिया गया था, उसके बाद आपको तो- लॉक किया गया था घर में. तो ये सारी जो साजिशें रची गई थी आपके अगेंस्ट और आपको बंद किया गया था, तो उनके खिलाफ ऐसी कुछ कोई उसके लिए कुछ सज़ा मिल सकती हो? नहीं, रिट पिटीशन में सजा का नहीं, बट हमने Only वो thing- हमने जो केस लड़ा था, वो जो हम लोग ने पहले जो 2007 और 8 में केस लड़ा था, वो उसमें हम लोग ने कुछ फाइल नहीं किया कि हमको कुछ कॉम्पेंसेशन चाहिए या उनको कुछ उनके खिलाफ हमने किया नहीं था. एंड आई डोंट नो, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन, आई जस्ट वांटेड कि मेरा पीछा छूटे इन लोगों से और मैं अपने काम में जीऊँ और अपना काम करूँ. तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उनको सज़ा दूँ या उनको कुछ वो दूँ. सज़ा तो ऊपर वाला देगा, सज़ा मैं क्या सज़ा देंगे, लोग क्या सज़ा देंगे, जो सज़ा देना है वो ऊपर वाला देगा. वो हम लोग सब हैं दुनिया में, देखेंगे कि क्या होता है आगे. तो मुझे तो जान छुड़ानी थी, अपनी जान बचानी थी, ना कि उनको सज़ा देना था. But how is it Faisal, you say like Bollywood में तो आपने openly बात की है, जी. बहुत बड़ी बात है. Easy होगा आपके लिए आगे बढ़ना Bollywood में? What do you think? नहीं, आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट एंड अगेन आई बिलीव इन गॉड अ लॉट. तो क्या होता है कि मैं खुदा ऊपर वाले में, भगवान में बहुत मानता हूँ. तो भगवान ही रोटी देता है, भगवान ही हमको हर सांस देता है, तो वो ही हर चीज़ करेगा. अगर उसने मुझे इस धरती पे लाया है तो उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि फैसल को आज खाना कहाँ से मिलेगा और फैसल का काम आगे कैसे बढ़ेगा, वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है. और अगर होना है तो होके रहेगा, नहीं होना है तो नहीं होगा. और जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी यूनिवर्स को संभाल रहे हैं, इतने लोगों को संभाल रहा है और वो बहुत रहीम और करीम है, तो व्हाई नॉट टू फैसल. फैमिली में डैडी मेरे साथ थे जब तक उनको ऊपर मॉनेटरी प्रेशर नहीं पड़ा था, उनका फाइनेंशियल रोका नहीं गया था, तो वो मेरे साथ थे. लेकिन और कोई फैमिली में साथ नहीं है, बिकॉज आई थिंक दे ऑल, आई डोंट नो, मे बी दे वांट टू बी विद आमिर एंड मनी इज वेयर द मनी इज देयर एवरीवन वांट्स टू बी. So maybe they are supporting Amir and maybe Amir is doing some favors for them. Maybe Amir is making some movies for them. Because I've heard that he's made a movie for Mansoor's daughter also. इमरान को भी उसने ब्रेक दिया था. तो कुछ इंटरनल फेवर्स भी होते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स होती है, तो वो शायद सब कर. सो दे वांट टू लिक अप टू आमिर. मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, मैं फ़िलहाल तो कुछ बना नहीं सकता किसके लिए, तो मे बी दे वॉन्ट टू लिक अप टू आमिर एंड दैट्स वॉट दे आर डूइंग. सो दिस इज ऑल फैमिली पॉलिटिक्स, उसमें मैं पिस रहा हूँ. और उसके अंदर सबसे मेन रोल जो है मिस्टर संतोष हेगड़े एंड निकत. या मैं, आप लोग ने एक एनिमल पिक्चर देखी होगी जो बहुत हिट हो गई थी, उसमें मैं तो सल्यूट करता हूँ संदीप वांगा रेड्डी को. उन्होंने इतनी अच्छी तरह आजकल के रिलेशनशिप्स को दिखाया है, जहाँ उसमें भी अगर आप देखें तो एल्डर सिस्टर कैसे बिहेव करती है और उसका ब्रदर इन लॉ कैसे बिहेव करता है. तो वेरी गुड, आई सल्यूट संदीप वांगा रेड्डी फॉर द फिल्म एनिमल. आई कुड रिलेट टू द फिल्म सो मच कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ भी, कि मेरी बड़ी सिस्टर और उसके मेरा ब्रदर इन लॉ कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ. तो बहुत अच्छी तरह से पेश किया संदीप वांगा रेड्डी ने एनिमल पिक्चर को. मैंने 2-3 बार देखा वो पिक्चर जाके. जी, डैडी के प्रॉपर्टी से मुझे कुछ हिस्सा मिला था
और वो मैंने यूज़ अप कर लिया पिक्चर बनाने में और अपने काम में प्रूव करने को। जो फैक्ट्री पिक्चर मैंने बनाई थी तो उसमें यूज़ हो गया, और कुछ मैंने रखा भी है, थोड़ा कुछ पीपीएफ बनाया था वापस, तो कुछ वहाँ भी इन्वेस्ट हुआ है थोड़ा पैसा। सर पूछना था, अगर कल होकर के आमिर जी बोले जो हुआ भूल जा, अमिर के काम करते हैं। जी एक सेकेंड सर। अगर अमिर सर कल जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किए, कल उन्होंने बोला कि जो हुआ उसे भूल जा, नई जिंदगी की शुरुआत करते मिल करके, तो क्या अपने साथ में काम कर रहेंगे साथ में? डिपेंड्स कि वो किस तरीके से माफ़ी मांगते हैं मुझसे, और फिर मैं तो चाहूँगा कि वो दुनिया के सामने भी आके माफ़ी मांगे, सिर्फ मेरे साथ रूम में बैठ के माफ़ी ना मांगे, यहाँ सामने आके बैठे और बोलें कि दुनिया को बोलें, प्रेस को बोलें कि मैं गलत था। क्योंकि रूम में तो कोई भी माफ़ी मांग देगा, मैं साथ में हो जाऊँगा तो ऐसा लगेगा कि फैसल क्या कर रहा है यार, कभी बोलता है कि हाँ मैं मिलूँगा, कभी बोलता है मैं छोड़ रहा हूँ फैमिली को। आके दुनिया के सामने अगर गलती तुम इकरार करोगे तो ही मैं माफ़ करूँगा, वरना मैं माफ़ नहीं करूँगा। आमिर की आपको कतली और करनी में फर्क नहीं लगता? उनकी सितारे जमीन पर जी। जो स्पेशल जज को बोलते हैं कि सोसाइटी से मिले, हाँ। वहीं आपको चाहते हैं आप सोसाइटी से दूर हो जाएं। हाँ वो तो वो नहीं चाह। आपका क्वेश्चन क्या था? वो सोसाइटी चाह जरूर था। आमिर की कथनी और करनी, कहाँ कथनी? सितारे जमीन पर वो स्पेशल जज है, हाँ। वो चाहते हैं कि सोसाइटी से मिक्सअप हो। हाँ वहीं आपको चाहते हैं कि पागल नहीं, हाँ, वो- सोसाइटी से दूर हो जाए। हाँ क्योंकि मैं स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ, लेकिन वो मुझ पर जुल्म करना चाह रहे थे शायद जेलिसी की वजह से। जो इन साहब ने कहा अभी कि शायद जेलिसी होगी कि फैसल मुझसे आगे ना बढ़ जाए कहीं, तो मैं तो स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए स्पेशली वो नहीं, केस अलग हो जाता है। उनके सिविल लाइबिलिटी उनका सामने आती है और वो चाहते हैं कि इसको स्कॉच करो, इसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। बिकॉज ही कुड हैव हेल्प मी व्हेन आई मेड फैक्ट्री मूवी ऑल्सो, आई वेंट टू हिम कि यार ये पिक्चर मेरी कोई OTT में बात करिए आप, तो ही डिडंट हेल्प मी दैट टाइम ऑल्सो। तो ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी, ही इज़ हार्मिंग मी ऑन एवरी लेवल। तो दैट्स व्हाई आई एम declaring myself that I am cutting away all ties with him and my family. Anyone else? और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब फैमिली से मैं नाराज़ हुआ था तो मैंने एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में मैंने, क्योंकि फैमिली मुझे बोल रही थी कि अरे यार तुम शादी करो, बहुत प्रेशर आ रहा था हर तरीके से। आंटी के साथ? हाँ, मेरी आंटी के साथ। तो मैंने एक लेटर भी लिखा, उसमें मैंने ये लिखा, मैंने हर फैमिली मेम्बर की मैंने उसमें लिखा कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। मतलब जैसे मैंने बोला निखत की 3 बार, निखत एल्डर सिस्टर की 3 बार शादी हो गई, आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। तो वो सब मैंने लेटर में लिखा था। किरण के साथ ही वॉज लिविंग इन दैट टाइम। फिर my father had got married twice, फिर my cousin sister had got married twice and divorced and married and divorced and married। तो मैं बोल रहा था यार तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो, मतलब let me live my life how I want। तो उस लेटर में मैंने काफ़ी उनको सुना भी दिया, थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर दिया क्योंकि मैं गुस्से में था, तो वो भी उनको बुरा लग गया होगा शायद कि ये तो अपना सच्चाई बोल रहा है अपने साथ। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, तो वो फेस नहीं कर पाए। तो ये सब लेटर पे मैंने लिख दिया, तो उन लोग का गुस्सा बढ़ गया, इसलिए लड़ाई झगड़ी बनाया, छोड़ो मिलते ही नहीं। तो अब वो लोग प्रेशर डाल के बोला ये पागल हो गया, इसको पागल घोषित कर दो। तो ये सब फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से भी ये सब हुआ था। तो आई थिंक आई हैव गिवन क्वाइट अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन। और कोई सवाल है? नहीं सही भी होंगे, नहीं सही है, इल्जाम नहीं है। What is the fact they say? क्योंकि कोर्ट का हमको वर्डिक्ट मिला है, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये हुआ है सब। तो अभी हाल फिलहाल में हमने ये देखा कि आमिर खान ने उनकी टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जी। उसके बाद आप लीगली जा रहे हैं आगे? नहीं, जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद ही तो मेरा स्टेटमेंट आया कि मैं पब्लिक नोटिस दिया कि आई एम कटिंग ऑल टाइज, आई डोंट वांट टू बी विद लायर्स एंड ऑल दैट। तो दे आर लायर्स एंड दे आर मिसलीडिंग द प्रेस एंड द पब्लिक। So I am cutting out all ties because they gave a wrong reaction that I was lying. So I do not mix with hypocrites and liars, and that's why I gave the public notice that I want to cut all ties with the family.
एंड मेरा वर्डिक्ट भी आप लोग पढ़िएगा क्या है। पब्लिक नोटिस के बाद आमिर खान के फैमिली की तरफ से किसी का कॉल आया आपको? आज मेरी बहन का फ़ोन बहुत आ रहा था, फरत का, because I was holding a press conference. I have got on my phone I can show you how many times she's called me. So why were they scared that I should not come and speak my mind out and my heart out? अगर तुम लोग में दम है तो तुम लोग भी प्रूफ करो। अगर तुम बोलते हो कि फैसल पागल है तो प्रूफ करो, खाली बोलो मत कि ऐसा हुआ, ऐसा करता था, वो करता था, प्रूफ लाओ। बिकॉज एंड देन वो प्रूफ उन्होंने कोर्ट के टाइम क्यों नहीं पेश किया? कोर्ट केस जब चल रहा था इन बांद्रा तब प्रूफ देना चाहिए था। अभी वो लोग भी आके कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे फैसल ऐसा था, ऐसा करता था, ये करता था, तो कोर्ट में पेश करो ना। At the time that when the case was going on in 9th Court Bandra, which finished on 16th of Feb 2008. In that also that they have not said anything. Nothing. So they is will be there. fabricating. If they say anything, they will be fabricating stories. So let them fabricate. Then I will also answer. हो गया? Yeah, I think everyone has got the answers and everyone has asked their questions. जी जी आपने नीला पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया था, तारीफ भी थी, सब हुआ था। जी आपको दूसरे किसी निर्माता या निर्देशक ने कभी कोई ऑफर किया काम करने के लिए? जी मैंने जब मेला पिक्चर रिलीज़ हुई और मेरा काम लोगों को पसंद आया तो मैंने बहुत कोशिश की, प्रोड्यूसर्स के पास गया, सबको मिला कि मुझे कुछ काम मिले, लेकिन किसी ने काम दिया नहीं। तो फिर मैं मायूस होकर मैंने सोचा चलो बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े लोग नहीं दे रहे हैं तो मैंने कुछ छोटी पिक्चरें की, क्योंकि छोटी पिक्चर भी कभी कभी निकल जाती है। तो मैंने बस्ती, काबू, बॉर्डर हिंदुस्तान का, चांद बुझ गया, ये सब पिक्चरें की। उस वक्त छोटी पिक्चरें थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो काम करते रहो, क्या पता क्या हिट हो जाए। तो मैंने काम नहीं रोका। फिर मैंने जब छोटी पिक्चरें मेरी नहीं चली तो मैंने टीवी सीरियल के तरफ भी मैं गया। मैंने आंधी टीवी सीरियल किया, तो मैं लगातार कुछ ना कुछ काम कर ही रहा था। उस बीच में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, शादी करो शादी करो शादी करो वाला। तो फिर वो सब प्रॉब्लम शुरू हो गया। नहीं, मैं जब देखिए क्या होता है ना, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। जब मैं केस जीता तो उस वक्त भी मैंने सोचा था कि शायद मैं करूँ। मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, क्योंकि मैं स्कीमिंग आदमी नहीं हूँ, मैं शातिर नहीं हूँ। तो मैंने सोचता था कि यार कभी आएगा कि नहीं बाहर के लोगों को मालूम पड़ेगा कि नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है ज़िंदगी में, वो मेरे हाथ में भी नहीं है। तो वो इतने साल के बाद अभी जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे इंडस्ट्री में आया था, क़यामत से क़यामत तक, जोई था वही सिकंदर और तुम मेरे हो। लेकिन फिर मैंने डायरेक्ट किया फैक्ट्री इतने सालों के बाद। तो क्यों किया वो भी मुझे नहीं, मैं तो डायरेक्शन में जा रहा था, बट पता नहीं, मैं उस बाद एक्टिंग में चला गया। अब वो क्यों हो रहा है वो ऊपर वाला जानता है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था तो हो गया, और आप लोग सब यहाँ हैं। और जब वक्त, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है ज़िंदगी में, जैसे ज़िंदगी और मौत का भी वक्त मुकर्रर है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कल मर ही जाऊँगा या मैं कल पैदा ही हो जाऊँगा। वो मुकर्रर है वक्त, वो होना है तो वो होगा। मेरे साथ जो होना था, मुझे फैमिली के थ्रू होना था, तो आई वेंट, होना था। अब मैं नहीं बोल सकता क्यों हुआ, वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि क्यों और कब क्या होना है। आप इतना आध्यात्मिक की बात कर रहे हो, जी, बातों में इतना बार बार आ रहा है कि ऊपर वाला देगा, गॉड देगा, जी। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मीटिंग करने के बाद, कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुझे बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं खाली चाहता हूँ कि मेरा नाम क्लियर हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं है कि मुझे काम मिल जाए, तो मेरा काम देखकर ही काम मिलेगा मुझे, और वो वही है कि ऊपर वाला ही देगा। ये बेनिफिट ये नहीं है, बेनिफिट ये है कि मैं मेरी फैमिली से दूर हो रहा हूँ, ये मैं उसकी तरफ लीगल स्टेप्स भी लेने वाला हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए किया गया है कि भाई मेरे फैमिली वालों, मेरे पीछा छोड़ो, और जो मेरा नाम ख़राब किया गया है वो सच जाहिर हो दुनिया के सामने, इसके लिए किया गया है।
ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। जी खड़े होके आइए। राइट में देखिए, राइट सर, यहाँ पे नीचे थोड़ा राइट पेपर के साथ वो पेपर वो वाला वर्डिक पेपर दे वांट। ये हाँ दिया इनको। हाँ दिया है। ये बच्चा ये इसको पकड़िए आप वहाँ साइड। So one on this side. So one on this side. एक वो तो उनको दे दिया है ऐसे। यहाँ देखिए। सोलो भी थैंक यू बहुत अच्छा नहीं बहुत